बहुत छोटी सी चीज को इग्नोर कर जाते हैं और जो हर एक बीमारी का कारण बन जाती है। लाइफस्टाइल डिसीज है, आपके जीवन शैली अनियमित होने की वजह से होने वाली बीमारी। आजकल लोग जैसे फैशन समझ रहे हैं कि यार मैं तो 12 घंटे काम करता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ, ये बेसिकली उनके जीवन को खराब कर रहा है। सही तरीके से समय पे सोना नहीं, लंबे समय तक काम करना, शरीर को लंबे समय तक काम में लगाए रखना। चाहे वो जेंजीज ले लें या कोई भी, हर दूसरा व्यक्ति थोड़ी सी चिंता हो जाए बोलता है मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। डायबिटीज होने के पूरे चांस है। तो फास्ट फूड का हमारे जीवन शैली पे, डायबिटीज पे कितना असर है? फास्ट फूड का मतलब, इसका नाम ही है फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब किसी भी तरीके से जल्दी से बना दिया गया और आपको दे दिया गया, उसको प्रोसेस नहीं किया गया। इससे पहले जो लोग सीधे जो जिमिंग करते हैं उसमें कार्डियो एक्सरसाइज को प्रायोरिटी पहले देना चाहिए। फास्टिंग और रैंडम शुगर मत देखिए, आप तो सीधे आइए और उस पर हम चर्चा करेंगे। फास्टिंग शुगर का जो स्तर है, अगर 126 से अगर अधिक होगा तो वो डायबिटीज के रेंज में आ जाता है। और खाना खाने के बाद का शुगर का स्तर अगर 200 से ऊपर होगा तो वो डायबिटीज की श्रेणी में आता है। लोग बोलते हैं अब तो हमें शुगर हो गई, अब तो हमें डायबिटीज हो गई, हमारा तो जीवन खत्म। हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग डायबिटीज की दवाइयों को पहला स्टेप मान चुके हैं। मतलब अब तो दवाई चालू। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज इज वेरी वेल पॉसिबल इन इंडिया। भारत में इसको प्रोपोगेट करने की जरूरत है। जीवन में हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करते हैं, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, लेकिन हम बहुत छोटी सी चीज को इग्नोर कर जाते हैं और जो हर एक बीमारी का कारण बन जाती है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज, मधुमेह की। और आज इसी उस छोटी सी चीज जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर डालती है, उस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय नेमा सर, जो कि शाल्बी हॉस्पिटल के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो पर। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर एक्चुअली मैंने देखा है कि अक्सर हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं कि यार कैंसर में ये होता है, हेपेटाइटिस में ये होता है, लिवर सिरोसिस में होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम इन सारी चीजों के बीच में, इस भागम भाग भरी जिंदगी में, सबसे छोटी सी चीज जिसे लोग समझते हैं, जो जीवन में बहुत बड़ा असर डालती है, उसे भूल जाते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ डायबिटीज। तो डायबिटीज के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं और मेरे ख्याल से कई सारे हमारे व्यूअर्स को तो ये भी नहीं पता होगा कि डायबिटीज है क्या, कैसे होती है, किस किस चीजों का इनका ख्याल रखना है। तो मैं क्षमा चाहूंगा सर, पर मैं बहुत छोटी सी चीज से आपसे पूछना चाहूंगा ताकि हमारा हर एक व्यूअर अवेयर हो सके कि एक्चुअली में ये बीमारी है क्या। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है सर कि मधुमेह, डायबिटीज होती क्या है? डायबिटीज अगर हम बहुत साधारण भाषा में लोगों को समझाएं तो एक लाइफस्टाइल डिसीज है, आपके जीवन शैली अनियमित होने की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसमें कि मुख्य रूप से व्यक्ति के शरीर की जो शक्कर है, ब्लड शुगर, जिसको ब्लड शुगर बोलते हैं, उसका अत्यधिक रूप से, अनियमित रूप से बढ़ जाना है और वो अनियंत्रित हो जाती है। व्यक्ति की जो जीवन के बहुत सारी तनाव हैं, खान पान है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो ध्यान ठीक से नहीं रख पाता और उसकी वजह से शरीर के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो इस प्रकार से हो जाता है कि उसके शरीर में जो बनने वाली शक्कर है वो पच नहीं पाती और उसका एक इस शक्कर का जो स्तर है एक लेवल से बहुत ज़्यादा जाने लगता है, जिसके दुष्परिणाम उसको भविष्य में दिखेंगे। तो इसके अगर मैं मुख्य कारणों की बात कहूं कि 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वो मुख्य कारण क्या होंगे डायबिटीज के? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और जो कि आम पब्लिक को समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने गति से भाग रहा है और पैसा, जायदाद, बहुत सारी चीज़ों में भाग रहा है, लेकिन वो यहाँ भूल जाता है कि उसके जीवन की शैली का जो कुछ गलत पॉइंट्स आ रहे हैं उसको वो ठीक कैसे करे। और उसमें अनियमित भोजन, अत्यधिक शर्करा युक्त खान पान होना और सही तरीके से समय पे सोना नहीं, लंबे समय तक काम करना, शरीर को लंबे समय तक काम में लगाए रखना, ब्रेक डाउन होता है। और इसके अलावा चिंता, बहुत सारे लोगों के पारिवारिक चिंताएं होती हैं, ये सब स्ट्रेस, जो भी ऐसी कोई भी चीज़ जो कि व्यक्ति के स्ट्रेस को या तनाव को बढ़ाती है, ये सब मधुमेह के कारणों में आ सकती है। कारण इसके अलावा और भी हैं जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। आजकल लोग जैसे फैशन समझ रहे हैं कि यार मैं तो 12 घंटे काम करता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ, ये बेसिकली उनके जीवन को खराब कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और
हमारे शरीर पे काम करते करते हम इस प्रकार से मशगूल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि शरीर को भी रेस्ट की ज़रूरत है। जो ब्रेक डाउन होता है उसको रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत है। रिपेयर अगर नहीं होगा तो हमारा शरीर लगातार टूटता चला जाएगा, जिससे कि बहुत सारी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ होने का खतरा खासकर भारत में तो बहुत ज़्यादा होता है। सर अभी आजकल ना मैंने देखा है, चाहे वो जेंजीज ले लें या कोई भी, हर दूसरा व्यक्ति थोड़ी सी चिंता हो जाए बोलता है मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। तो नो डाउट अब एक ही बात को बार बार बोलें तो सच भी हो जाती है। तो ये स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं डायबिटीज का कारक बनता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक आप देखिए, जब भी व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो उसके ब्रेन से न्यूरो हार्मोन्स ऐसे निकलने लगते हैं जो कि उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो व्यक्ति है उसको नहीं मालूम चलता कि ऐसा हो रहा है। और इससे जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है वो होती है उसके स्लीप। अच्छा, स्लीप का मतलब ये बस नहीं है कि 8 घंटे हम बिस्तर में पड़े हैं तो हम स्लीप हो गई हमारी, हमें क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है सबसे इम्पोर्टेंट। तो डीप स्लीप जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप सो तो रहे हो लेकिन आप जो है बार बार आपको नींद खुल जा रही है, नींद टूट जा रही है, आप मैसेज देख रहे हो बार बार आपका, तो मतलब जैन जी को मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई आपका फ़ोन अपने से कम 10 मीटर दूर होना चाहिए, उसको आप जो है वो वाइब्रेशन मोड पर छोड़ दीजिए। और क्योंकि आपके पास जितना मोबाइल रहेगा और उसमें मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, आपके दोस्तों की चैट हो रही है, आपको इंटरेस्ट है कि देख रहे हैं, आप बार बार अगर उसको देखते हो तो निश्चित रूप से आपका स्लीप में डिस्टर्बेंस होगा और स्लीप की क्वालिटी में डिस्टर्बेंस, और क्वालिटी अगर बिगड़ेगी तो निश्चित रूप से फिर आपको जो है उसका काम नहीं आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस से फिर डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं। बेसिकली ये जो हर थोड़ी देर में जाग करके मैसेजेस देखते हैं ये बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा खान पान, मतलब आजकल हमने देखा है लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। जी। तो हमने बोला भी कई लोगों से कि यार इससे ऐसा हो जाएगा, तो बोलते कुछ नहीं होता सर, जिम तो हम जाते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं। तो ये फास्ट फूड का हमारे जीवन शैली पे, डायबिटीज पे कितना असर पड़ता है? फास्ट फूड का मतलब उसका नाम ही है फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब किसी भी तरीके से जल्दी से बना दिया गया और आपको दे दिया गया, उसको प्रोसेस नहीं किया गया। अब हम इसको क्या है, तो वो डीप फ्राइड चीजें होती हैं। सॉरी, इस दृष्टिकोण से तो हमने देखा ही नहीं फास्ट फूड, तो हम फास्ट फूड बोल देते थे, पर ये कितना बढ़िया अच्छा तर्क है कि वो फूड जिसे हमने जल्दीबाजी में बनाया जो पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुआ है। ये इस पे तो कभी मैं पहली बार मैंने इस बात पे ध्यान दिया। वो सब क्या है कि डीप फ्राइड कर दिया या उसमें चीज वगैरह लगा दिया गया या उसमें क्रीम लगा दी गई। और फास्ट फूड का मतलब ये भी है कि वो केवल इट इज फॉर ओनली योर टेस्ट बड्स, उसमें आपके शरीर का कोई ख्याल नहीं रखा गया। तो केवल टेस्ट बर्ड्स को टिकल करने के लिए आपको दिया गया फूड ही फास्ट फूड है। और उसमें सब जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, बहुत हाई लिपिड्स होते हैं उसमें, और इवन ऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपको टेस्ट को एनहेंस करने के लिए और ये सब प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। ये सारे के सारे दे एक्ट लाइक ऑक्सीडेंट टू योर बॉडी, आपकी सेल लेवल पे जाके वो नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें जो नुकसान है वो आपकी सेल डेथ बहुत फास्ट होती है। अच्छा। जो कि जिस सेल को आपको एक सर्टेन लाइफ के बाद खत्म होना चाहिए, वैसा ना हो कि वो जल्दी वो अपना फंक्शन कम कर देती है और धीरे धीरे उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से मतलब आप शरीर के अंदर कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो ये कचरा भी जो है वो आपको डायबिटीज करता है। तो ये जो आजकल पिज्जा खाते हैं और ये फास्ट फूड खाते हैं, भले ही कितना जिम कर लो, पर अगर आप ये जंक फूड खा रहे हो तो 100% आप भी एक पोटेंशियल बिल्कुल, क्योंकि आप वंस इन अ ब्लू मून तो चलेगा, लेकिन आपको चाहिए अभी भी ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स खाना चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ मिल्क आप यूज कर सकते हो। इवन एग जो है, एग एक अच्छा ऑप्शन है जो कि सस्ता सुंदर टिका हुआ प्रोटीन है जो कि व्यक्ति ले सकते हैं। और बाकी एक्सरसाइज जिमिंग तो लोग करते हैं, गुड, पर इससे पहले लोग सीधे जो जिमिंग करते हैं उसमें कार्डियो एक्सरसाइज को प्रायोरिटी पहले देना चाहिए। आपको अपना एक प्रकार से एंड्योरेंस बढ़ाना चाहिए, अपनी क्षमता, एंड्योरेंस मतलब क्षमता को बढ़ाना। जितनी ज्यादा पहले क्षमता बढ़ाइए, उसके बाद फिर मसालों बाकी चीजें करिए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है इनफैक्ट जिमर्स के लिए भी कि मैं पहले कार्डियो करूं या पहले मसल एक्सरसाइज करूं। तो ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद कार्डियो करना चाहिए। कार्डियो करके पहले आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए कि आप हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, कितनी देर तक हम सस्टेन कर पाते हैं। भले ही गो स्लो, नॉट गो फास्ट। हमेशा ये मोटो रहना चाहिए कि आपका धीरे धीरे बढ़ाइए, और जितनी जल्दी, इतनी कम उम्र में आप अगर बढ़ा लेंगे उतना अच्छा बेहतर रहेगा।
बीइंग अ डॉक्टर मैं तो बोलता हूँ, मैं खुद 35 ईयर से मैं डेली रनिंग करता हूँ 5 किलोमीटर डेली। और क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि जो कि मतलब चाह के भी हम उसको जेनेटिक्स को हम बदल नहीं सकते, तो हमको प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। ओके, तो एक चीज जो अक्सर हमारे दिमाग में आती है सर, हमारे बड़े बुजुर्ग जो आपको पता है सर, पुराने लोग किसी की नहीं सुनते जी। तो उनको जब हमने बोला भाई 180 शुगर हो गई, 200 हो गई, मेरी बुआ बच्चों जैसे रोने लगी, अरे नहीं हम तो चाय पियेंगे, हम तो बिस्किट खाएंगे। तो किस लेवल पे मुझे उनको रोकना चाहिए कि नहीं पापा बुआ मम्मी की यार अब इतना हो गया है, इसके बाद अब आपको शुगर को छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी एक्चुअल रेंज मिनिमम क्या होती है, कुछ थोड़ा मुझे बताएं। नहीं, बहुत अच्छा। और डायबिटीज़ को देखिए, डायबिटीज़ जब हम बोलते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स के आधार पर बोलते हैं, वर्ल्ड रिसर्च यही बोलती है। और जिसमें कि 2 प्रकार की शुगर होती है, एक तो फास्टिंग शुगर किया जाता है और एक खाना खाने के बाद की शुगर होती है। फास्टिंग शुगर कम से कम 8 घंटे व्यक्ति के खाना खाने के होना चाहिए, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए। तो फास्टिंग शुगर का जो स्तर है, अगर 126 से अगर अधिक होगा तो वो डायबिटीज़ के रेंज में आ जाता है। अच्छा। और खाना खाने के बाद का शुगर का स्तर अगर 200 से ऊपर होगा तो वो डायबिटीज़ की श्रेणी में आता है। सर बीच में इंटरप्ट करूं, पर कुछ डॉक्टर्स मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, अगर 150 भी पहुंच जाता है तो बोलते हैं भाई आप डायबिटीज की रेंज में आ गए हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए ये कुछ मायने में कुछ हद तक तो ये सही है, लेकिन उसको अगर हमको कंफर्म करना है, वो पहली बार अगर डायबिटीज़ की जांच कराने आए हैं व्यक्ति को एकदम से, क्योंकि उसके लिए एक शॉक होता है कि अरे मेरे को तो कुछ नहीं था, मेरे को शुगर हो गई। बिल्कुल सही, ऐसा हुआ है। हाँ, तो उसके लिए जो हम HbA1c टेस्ट बोलते हैं, जो कि पूरा प्रामाणिक जाँच कहलाती है, और HbA1c का स्तर अगर 6.5 से ऊपर जा रहा है, और वही भले ही उसकी शुगर 150 या 110 भी है, पर उसका HbA1c अगर 6.5 से ऊपर जा रहा है तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये डायबिटीज़ के रेंज में आ गए हैं। ओके, नाइस। सो व्यूअर्स मेक श्योर, और स्पेशली उन लोगों ने जिनसे मुझसे पूछा था, अगर कभी आपने HbA1c टेस्ट करवाया है, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड, उससे समझ में आ जाता है कि शुगर का लेवल क्या है। अगर वो 6.5 से ऊपर आ रहा है, बॉस तुरंत आइए, सर से संपर्क करिए, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल फास्टिंग और रैंडम शुगर मत देखिए, आप तो सीधे आइए और उस पर हम चर्चा करें फिर। तो सर इसके बाद फिर जब हम आते हैं कि आपने बताया 200 के ऊपर अगर जाता है तो हमें कंसीडर करना चाहिए शुगर है, और HbA1c अगर 6.5 है जी, तो ये मान लेना चाहिए कि आपको शुगर या डायबिटीज हो रही है। बट एट द सेम टाइम जैसे कुछ लोग हैं कि मैंने अपनी बुआ का ही एग्जांपल दिया और इत्तेफाक से उन्हें शालवी हॉस्पिटल लेकर के आया था, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई पहले तो उनको आप मेंटली प्रिपेयर करो कि उनको डायबिटीज है, वो मान नहीं रही। तो उनको इंसुलिन लेने के लिए बोला, तो बोले नहीं हम ये सब नहीं लेंगे, इसको लेने से और शुगर बढ़ जाती है, इसकी आदत पड़ जाती है। तो इंसुलिन के शॉट्स, इसको लेकर के लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, इंसुलिन हार्मोन है निश्चित रूप से, और शुगर कंट्रोल करने में देना आवश्यक होता है, लेकिन उसके पहले इंसुलिन को फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट नहीं माना गया है। और इवन जो हम मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों को भी 3rd लेवल, तीसरे नंबर पर रखा गया है। एकदम से दवाई नहीं चालू करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम डायबिटिक है और पेशेंट का अगर HbA1c 6.5 है, तो हम पेशेंट को एक थोड़ा सा लूप देंगे, समय देंगे कि भाई आप विद इन दिस टाइम इतना, आप 1 महीने में अपना एक तो वजन इतना कम करो, अगर आप ज़्यादा वजन है आपका, एक तो वजन कम करो, दूसरा अपनी दिनचर्या को सही करो, सब प्रकार की नशे वगैरह जो भी है वो आप बंद करो, टेक प्रॉपर स्लीप, 8 घंटे की स्लीप लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा काम से थोड़ा सा निजात पा लीजिए, थोड़ा सा अपने को रिलैक्स करिए, रेस्ट करिए, बिकॉज स्ट्रेस से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दूसरा खान पान। तो ये दो स्टेप पहले हम लोग बोलते हैं कि आप इसको ले, महीने के बाद हम उसको फिर से ऑप्शन देते हैं कि हम चेक करेंगे। अगर उसमें उसके स्तर में कमी आती तब तो ठीक है, तो उसको बोलेंगे भाई आप अपनी दिनचर्या और खान पान को ही व्यवस्थित रखिए, उसके बाद अपन बात करेंगे दवाइयों की। पर ऐसा नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग बोलते नहीं साहब हम तो बहुत व्यस्त हैं, हम तो ये सब नहीं कर पाएंगे। हम हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग डायबिटीज़ की दवाइयों को पहला स्टेप मान चुके हैं। मतलब अब तो दवाई चालू हो गई, दवा लेनी है, आप तो दवा लेको, हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि ये पूरी तरह से गलत है। अगर व्यक्ति थोड़ा सा समझदारी दिखाए और अपनी दिनचर्या को सही करे, खान पान को कंट्रोल करे, तो विश्व में अभी इसी थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है कि डायबिटीज़ को पूरी तरह से वापस किया सकता है, मतलब नॉर्मलाइज किया जा सकता है।
रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर अभी काम चल रहा है। तो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ इज़ वेरी वेल पॉसिबल इन इंडिया। भारत में इसको प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है, खासकर जैसे मैं सीनियर डॉक्टर होने के बाद अगर मैं सीधे बोलूँ कि दवा लेना है आपको तो बेईमानी होगी। ये भी लोगों को भ्रांति में आपके जरिए जनता को बोलना चाहूँगा कि ऐसा मत समझिए कि अगर आपके डॉक्टर ने इंसुलिन लेने बोला है तो वो उसको लगातार देने के लिए बात कर रहा है। वो हो सकता है आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए बोले, और इस बीच में हमको ये समय मिलता है कि हम अपने खान पान को, रहन सहन को सही करें और इंसुलिन से निजात। हम लाइफ स्टाइल मॉडिफाई, मेरे पेशेंट कम से कम 50 से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि हमने इंसुलिन पे एडमिट किया था अपने शेल्बी हॉस्पिटल में। एक टीचर का मैं बताना चाहूँगा, पनागर से ही आती हूँ, और उनका शुगर 600, पहली बार में 600 मिला था मुझे, तो उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। इनिशियली आई हैव स्टार्टेड इंसुलिन दिया उनको। इंसुलिन देने के बाद जब अच्छा शुगर कंट्रोल हुआ तो धीरे धीरे उसको टैबलेट पे लेके आए, और ईश्वर का अभी बड़ा शुक्र है कि वो एक टैबलेट केवल लेती हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत की अपने ऊपर, अपनी वजन कम किया, लाइफस्टाइल को ठीक किया, स्ट्रेस को कम किया, योगा प्राणायाम, अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से मॉडिफाई किया, और केवल बहुत ही कम मात्रा की दवा आप लेती हैं, वो केवल एक टैबलेट बस केवल लेती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब तो दवा लेते भी नहीं है। अच्छा। हाँ, और उसमें से कुछ तो एडवोकेट्स हैं, क्योंकि एडवोकेट जो खासकर जो टैक्सेशन वाले एडवोकेट होते हैं वो अक्सर जब उनका रिटर्न का टाइम आता है तो देखा गया शुगर 300-400 ऐसा पहुंच जाती है। फिर वो फ़ोन करेंगे, आएंगे, तो बाद में जब उनका ये सब काम निपट जाता है तो विद इन 2-3 डेज, 2-3 मंथ वो उसका नॉर्मल आ जाता है। तो स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ इसको बोलते हैं। तो पहले तो हम दिनचर्या और खान पान को सही करने की, व्यवस्थित करने के लिए बोलेंगे। तीसरे नंबर पे दवाइयाँ आती हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और जिससे कि पेशेंट का शुगर अमूमन कंट्रोल हो ही जाता है। अगर उसके बाद भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कुछ पेशेंट्स को कुछ समय के लिए, सभी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ पेशेंट को कुछ समय के लिए इंसुलिन देने की आवश्यकता होती है। आपने बातों में व्यूअर्स का और मेरा भी एक बहुत बड़ा सवाल था जिसे आपने क्लियर कर दिया। लोग बोलते हैं अब तो हमें शुगर हो गई, अब तो हमें डायबिटीज हो गई, हमारा तो जीवन खत्म। तो ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल है, पूरी तरीके से ठीक। पहले कहा जाता था सिर्फ आयुर्वेद ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप पूर्ण रूप से मधुमेह को खत्म कर सकते हैं। पर ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपनी दिनचर्या सही करें, खान पान सही करें, स्लीपिंग साइकिल सही करें, योग प्राणायाम और एक्सरसाइजेस करें, तो इससे भी 100% डायबिटीज ठीक हो सकती है। बिल्कुल सही। अभी तो रिवर्सल पे ही बात हो रही है यूरोपियन कंट्रीज में और दूसरी जगहों पर। तो अगर आप पहले डायबिटिक होके जाते हो तो आपका डॉक्टर आपको समझा के आपके घर भेज देगा बिना दवा लिखे। अच्छा। हाँ, आपको सीधे बिल्कुल बोलेगा कि यू जस्ट लूज 5 kg 10 kg व्हाटएवर। उसका एक्चुअली 7 to 10% वेट लॉस अगर आप अपना ओबेसिटी में अगर है तो उससे करना चाहिए। उससे ऑटोमेटिकली इंसुलिन का रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाएगा, और इंसुलिन जो आपके शरीर में बन रहा है पर एक्ट नहीं हो रहा है वो काम करना शुरू कर देता है, आपका शुगर का स्तर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे नहीं होता। तो इसको ऐसा समझिए कि दुबले पतले लोगों को हेल्दी या मोटे लोगों के कंपैरिजन में शुगर या डायबिटीज कम होता है? कम हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो हेल्थ इज द की। बिल्कुल, हेल्थ इज। पर सर ऐसा होता होगा ना कि जैसे हमारे शरीर को पहले से इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि हमें मधुमेह हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, और जैसे मैंने देखा है कि कैंसर में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज होता है, ऐसी सभी चीजों में होता है। तो क्या डायबिटीज में भी ऐसे कोई स्टेजेस या टाइप्स होते हैं? बिल्कुल। डायबिटीज, मुख्य रूप से डायबिटीज को अगर हम मोटा मोटा 2 भागों में बांटे, एक डायबिटीज टाइप 1 कहलाता है और एक कहलाता है डायबिटीज टाइप 2। और डायबिटीज टाइप 1 एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे शरीर में जो हार्मोन है, इसको हम इंसुलिन बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर बनने वाली शर्करा को तरीके से पचाता है, मेटाबोलाइज करता है उसको, और शरीर के काम में लेता है। तो टाइप 1 डायबिटीज ऐसी होती है जिसमें कि इंसुलिन की जो मात्रा बिल्कुल लगभग शून्य हो जाती है। अच्छा। जिसमें कि इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है, किन्हीं कारणों से, जेनेटिक कारण हो सकते हैं या कोई और दूसरी वजह हो सकती है, और उसमें उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जिसमें कि निश्चित रूप से आगे इलाज के रूप में हमको बाहर रूप से इंसुलिन ही लेना पड़ता है, और इंसुलिन लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरा टाइप कहलाता है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज में हमारे यही जो है दिनचर्या को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ है, जिसमें कि जिसमें हमारे शरीर में इंसुलिन तो है, लेकिन किन्हीं वजहों से, जैसे कि स्ट्रेस, वो हम काम में उसको प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं। मतलब इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है, इंसुलिन आ रहा है, अपनी जगह पे काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, ले ही नहीं पा रही।
और शक्कर वो बढ़ती चली जा रही है। तो उसमें तनाव, दिनचर्या, खान पान ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में भी टाइप 2 डायबिटीज़ का जो इंसिडेंसी सबसे ज़्यादा है वो 95% अगर डायबिटीज़ को हम मोटे मोटे लेंगे तो 95% के लगभग जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के ही देखे जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5%। अच्छा, इतना बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस और सर मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगा, जैसे आपने बताया कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ती या घटती है बॉडी में है या नहीं है, बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ था और इट वाज अ काइंड ऑफ अ जोक फॉर मी एज वेल। एक पेशेंट था, उसने कहा कि साहब मुझे इंसुलिन लेना पड़ता है। अब राउंड ले रहा था हॉस्पिटल का, तो मैंने पूछ लिया भाई ये इंसुलिन होता क्या है? बोले वो तो हमको नहीं पता, बस हमको लेने बोला है डॉक्टर ने तो हम ले लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, ऐसे कई सारे व्यूअर्स हैं, उनको पता तो चले कि इंसुलिन होता क्या है और क्यों लिया जाता है, तो थोड़ा सा अगर इस पर प्रकाश डालिए। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन कहलाता है और ऐसे इंसुलिन की जैसे और भी हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर की अलग अलग ग्रंथियों से निकलते हैं और ये ही हार्मोन ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे जीवन को चलाते हैं। मतलब हमारे पैदा होने से लेके अंत तक, मतलब हम बढ़ते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, बूढ़े होते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी मांसपेशियां बनती हैं, हमारा हृदय सही काम करता है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि उसको चलाते हैं। और इसी प्रकार से डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि प्रोटीन कहलाता है। बेसिकली मोटा मोटा सारे हार्मोन जो है वो प्रोटीन है, एक प्रकार का केमिकल समझ लीजिए आप। वो केमिकल हमारे सेल लेवल पर जाता है और इंसुलिन जब अंदर सेल के अंदर जाता है शुगर को अपना मेटाबोलाइज करता है और शुगर को हमारे शरीर के लिए काम आए और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर करके अपना काम खत्म कर देता है। अच्छा जी, तो ये बेसिक वर्क इंसुलिन का होता है। इंसुलिन का होता है जो कि शुगर को पचाने में काम करता है, अगर हम आसान भाषा में लोगों को समझाएं तो। तो इफ इन केस अगर वो कम हो जाता है तो हमारे भोजन पचना बंद हो जाता है और फिर बाद में ये समस्याएं बढ़ती हैं जिसकी वजह से मोटापा और ये सारी चीजें। अच्छा, मधुमेह के अगर मैं मुख्य कारण समझूं सर, तो मधुमेह के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपने बताया डिस्ट्रेस लाइफ है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, तो ऐसे कुछ 3 या 5 मुख्य कारण जो हमारे व्यूअर्स को जानने की आवश्यकता है कि इससे तो बच के रहो भाई, वरना हमको डायबिटीज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मधुमेह के मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण तो जो है बढ़ता हुआ वजन। अच्छा। और बढ़ता हुआ वजन का मुख्य वजह है कि भाई अत्यधिक तेली पदार्थ खाना, एक्सरसाइज ना करना, स्लीप प्रॉपर नहीं होना, स्मोकिंग या दूसरे जो एडिक्शन है, नशे करते हैं लोग, अल्कोहल लेना, मतलब कुल मिला के हम शरीर के ऊपर एक प्रकार से जुल्म कर सकते हैं, जितना ज़्यादा जुल्म कर सकते हैं इस रूप में। और शरीर के वजन जो है वो अत्यधिक बढ़ने दे रहे हैं जिससे कि फैट की मात्रा और बाकी चीज़ों की मात्रा शरीर में बढ़ती चली जाती है और ये ही चीज़ें रोकती हैं इंसुलिन को हमारे शरीर में अच्छी तरह से काम करने से। जी हाँ, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और मोटापा सबसे बड़ा कारण, दूसरा अनियमित जीवन शैली, तीसरा ये कि नशा, मैंने बता दिया आपको, नशीली पदार्थों का सेवन करना, और चौथा जो है वो प्रॉपर स्लीप ना होना। बिकॉज आज के समय में स्लीप उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर स्लीप डेप्रिवेशन है, व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा है, कम से कम उसको 6 से 8 घंटे की स्लीप 24 घंटे में लेनी आवश्यक है, जिससे कि ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट मिले और ब्रेन नए सिरे से नए हार्मोन्स पैदा करने के लिए हमारी सेल्स को आदेश दे। अच्छा, तो स्लीप डेप्रिवेशन एक बहुत बड़ा जो रीजन है। सर मैं इस पे एक पॉइंट बोलूंगा, हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं, जो जेनजीज हैं, जो यंग जनरेशन है जी, आजकल तो उन्होंने ये ट्रेंड बना लिया है, 2 बजे 3 बजे सोते हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे उठते हैं और बोलते हैं ठीक है हमारी 5 घंटे की नींद तो हो गई, हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आप बताइए सर, करने की क्या जरूरत है? देखिए, अभी जैसे कल ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें ये देखा कि जेन जी जो है दे आर स्पेंडिंग 8 आवर्स ऑन स्क्रीन। 24 घंटे में अगर 8 घंटे अगर आप मोबाइल को या अपने डेस्कटॉप पे रहोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी डायबिटीज़ का सामना करना पड़ेगा और इसका कुछ न कुछ तोड़ तो जैन जी को ही निकालना पड़ेगा। हालांकि हमारे जैन जी बहुत समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं और हमारा ये कर्तव्य है एज ए डॉक्टर उनको बताना कि ये इतना लंबा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए आपका, और जहाँ भी हो सके इसको ब्रेक करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। मैं तो उनको बोलता हूँ कि जो ऑफिसेज में हमारे जो टैक्स बच्चे हैं वो लगातार
अपना डेस्क पे बैठे हुए हैं, डेस्कटॉप पे बैठे हुए हैं, ओवरसीज वगैरह ये सब काम कर रहे हैं, जी। इनको चाहिए कि हर 40-45 मिनट में अपनी पोजीशन को छोड़ें, भले ही अपने चेयर से जो है वो उठ जाएं, खड़े हो जाएं, और जस्ट 10-15 सेकेंड्स का जो है वो वहीं पर अगर थोड़ा सा हाथ पैर चला लेंगे तब भी काफ़ी रहेगा। पर अगर इसे मूव कर सकते हैं अगर कहीं 5-7 मिनट के लिए तो दैट वुड बी बेटर। ओके, तो जेन ज़ी को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, वरना ज़्यादा। दे कुड बी आई मीन आई एम सॉरी बट दे कुड बी द बिगेस्ट कस्टमर फॉर बिल्कुल, अपकमिंग हेल्थ बिल्कुल। इंडस्ट्री। क्योंकि डायबिटीज़ में देखिए जो फ्रैंक डायबिटिक है, जो बिल्कुल जिनका की शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, भारत जैसे इतना बड़ा देश आज के समय में लगभग 60% पॉपुलेशन हमारे देश की 60% लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन जो है प्री डायबिटिक स्टेटस है। एक होता है बिल्कुल आप नॉन डायबिटिक हो, आप डायबिटिक नहीं हो, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। दूसरा एक लेवल होता है जिसको पूरी तरह से डायबिटीज़ बोलते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति और डायबिटीज होने के बीच की एक कड़ी होती है जिसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। पूरी दुनिया आज की डेट में इस चीज़ को फोकस कर रही है कि हम प्री डायबिटिक्स को अगर बचा लेंगे तो भविष्य के डायबिटिक मरीजों को हम बचा लेंगे। और प्री डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि अभी वाकई दवा की कोई आवश्यकता नहीं है, पर उनको जो है वो आत्ममंथन की आवश्यकता है, अपनी जीवनचर्या को सही करने की, सुधारने की आवश्यकता है। अभी समय है, वक्त रहते चेत जाइए, नहीं तो निश्चित रूप से अगले 5-7 साल में आप डायबिटिक होंगे। ओके, दैट मींस लाइफस्टाइल प्लेज अ वाइटल रोल इन डायबिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी दैट्स नाइस सर। मतलब ये तो आपने बहुत अच्छे सीक्वेंस में बता दिया। पॉलीडिप्सिया, प्यास बार बार लगना, पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगना, पॉलीयूरिया, बार बार बाथरूम जाना, पिंडरी में दर्द होना और चक्कर आना, और आपने एक फैक्टर और बताया था सर, इन्फेक्शन। आपका इन्फेक्शन बार बार होना, मतलब आपको कहीं चोट लग रही है तो हील जल्दी नहीं हो रहा है। अच्छा, उसी से मैंने देखा है कई बार लोगों को वो क्या बोलते हैं सर, पाँव काट दिया जाता है। जी। गैंग्रीन भी उसी का होता है। देखिए, जब हम लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हम लोगों ने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ की पेशेंट गांव से आता है और गांव से आके वो हमें कोई सिम्टम नहीं बताता, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बताता। वो बताता कि साहब वो तो ठंड में हम लोग जो है चौपाल पे आग सेक रहे थे और देखा तो सवेरे देखा तो हमारे पैर के निचला हिस्सा जल गया। अच्छा। अब देखिए, ये बताता है कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पैर में आग लगी हुई है और उसकी स्किन जल गई, क्योंकि उसकी नसें जो है डायबिटीज़ ने बिल्कुल शून्य कर दी थी, संवेदना से हीन कर दी थी, मतलब इतनी एडवांस लेवल पर डायबिटीज। तो वैसा समय अब नहीं है कि कई पेशेंट ये बताते थे कि साहब हम सोए घर में और सवेरे देखा तो चूहा हमारी 2 उंगलियां काट के ले गया। तो ये एडवांस डायबिटीज का स्तर हुआ करता था आज से 30-40 साल पहले। पर अब इतनी अवेयरनेस है, लोग समझदार हो रहे हैं और वैसे भी स्वास्थ्य कर्मी सजग कर देते हैं लोगों को। और कम से कम शुगर जैसे टेस्ट तो कहीं भी हो सकता है। सामान्य रूप से हमारे यहाँ भले ही कोई दूसरी बीमारी को लेके मरीज आता है, हम लोग शुगर जरूर चेक करते ही हैं उसका। ओके। तो इसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको ये इस स्तर पे लिया जाता है कि भाई अगर आप कुछ भी नहीं है, अगर कभी भी आप कोई भी समस्या आपको महसूस नहीं हो रही है कि आप एहसास नहीं कर पा रहे हो, कम से कम शुगर को कहीं भी चेक करा सकते हैं। या जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माँ पिता को डायबिटीज़ है, मामा में दादा दादी में कहीं डायबिटीज़ है, तो वो तो जेन जी और आप यंगस्टर्स इतने समझदार है कि अपनी शुगर स्वयं चेक करा सकते हैं। करेक्ट। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख करके भी लाया था सर, मेरे दिमाग में जो हमेशा रहते थे कि जैसे आपने बता दिया कि शुरुआती लक्षण तो ये होते हैं कि हमें से पता चल जाता है, पर कितने अंतराल में हमको ये रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए? सो फॉर एग्जांपल, आई एम यंग, आई एम फिट, एवरीथिंग इज गुड विद मी, पर मुझे भी क्या ज़रूरत है डायबिटीज़ चेक करवाने की? और अगर है तो किस एज के बाद से हमें रेगुलर डायबिटीज़ चेक करवाते रहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। और आज के जैन जी को ये समझना पड़ेगा और यंगस्टर्स को समझना पड़ेगा कि अब कोई भी बीमारी आपसे, मतलब किसी भी बीमारी से आप बचे हुए नहीं हो नैसर्गिक रूप से। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले से समझदारी दिखाएं। तो 35 वर्ष की उम्र के बाद आपको एक जनरल बेसिक चेकअप जो है वो होना ही चाहिए। और अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो आप कम से कम हर 2 साल में कुछ बेसिक टेस्ट कराते जाएं, जिससे कि कोई आगे प्रॉब्लम आपको ना खड़ी हो। अगर आप जैसे 45 ईयर की एज में आप चेक कराते हैं तो आपको हर साल फिर वो टेस्ट कराने चाहिए। और एनुअल चेकअप, जिसको हमारे यहाँ एनुअल हेल्थ चेकअप भी हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं, तो आप बिल्कुल आके वो चेक करा सकते हैं।
क्योंकि उसमें केवल शुगर बस नहीं चेक होती, उसके आप शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, चर्बी की मात्रा कितनी है, आपका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपका वेट गेन तो नहीं हो रहा। तो एक जो हेल्थ रिकॉर्ड जिसको मेंटेन करने की बात है वो होना आवश्यक है। या वजन गिर तो नहीं रहा है, केवल वजन बढ़ना बस नहीं, केवल वजन गिर तो नहीं रहा है, आपकी हड्डियों की क्या स्थिति है, कैल्शियम का स्तर कितना है, बहुत सारी ऐसी जांचें हैं जो कि बताती है कि आपका ओवरऑल फिटनेस का लेवल क्या है। ओके सर, मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पास कोविड से अब तक के कम से कम 1000 लोग आए होंगे और मुझसे बोला कि कोई अच्छा डायबिटोलॉजिस्ट हो तो बताओ। जी। अब हम शहर में डायबिटोलॉजिस्ट ढूंढे तो हमें मुश्किल से 1 या 2 नाम मिलते हैं। तो शैल्बी हॉस्पिटल में, जैसे नो डाउट अब हमें आपके बारे में तो पता चला कि आप हैं ही यहाँ पे, तो शैल्बी हॉस्पिटल में डायबिटीज से संबंधित बेसिक और एडवांस क्या सभी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं? क्या सभी टेस्ट उपलब्ध हैं? क्या आपकी उपलब्धता हमेशा हमें शैल्बी हॉस्पिटल में मिल सकती है? देखिए, शैल्बी हॉस्पिटल देश का बहुत ही अग्रणी हॉस्पिटल्स में है, और ये तो कहना बेमानी है कि हमारे यहाँ ऐसी सुविधाएं हैं कि नहीं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं, और जो डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियन जो होते हैं शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में सभी मौजूद हैं। मैं रहता हूँ, डॉक्टर बडेरिया हैं और डॉक्टर पौनीकर हैं, और ये बहुत कुशल डॉक्टर हैं। और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति कभी भी अगर जबलपुर शैल्बी हॉस्पिटल आएगा और उसको अगर इसके संबंधित परामर्श की आवश्यकता है तो हम बिल्कुल उसको देंगे, और उसके संबंधित जो भी जांचें हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के से केवल शुगर नापना ही नहीं, इससे जुड़ी हुई जो नसों की बीमारियां हो सकती हैं, तो नसों के विशेषज्ञ हमारे यहाँ मौजूद हैं। आँख की जो प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में गिने जाते हैं, आँख के डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हार्ट के डॉक्टर मौजूद हैं जो कि उससे संबंधित कुछ जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में आपको सजग कर सकते हैं। तो ये न्यूरोपैथी भी एक टाइप होता है। सर, आपने हमें डायबिटीज क्या होता है ये बताया, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, यंगस्टर्स में, जेनजीज में, ओल्ड एज में, सभी लोगों को किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है, उसका उपचार भी आपने हमें बताया कि किस तरीके से हम लाइफस्टाइल से भी ठीक कर सकते हैं। आज के इस जनरेशन में, आज के समय में, अगर हमारे व्यूअर्स को डायबिटीज से संबंधित आप कुछ सलाह देना चाहें तो सलाह क्या होगी सर? बिल्कुल, डायबिटीज़ से बचने के लिए सबसे पहले तो बचने के लिए सबसे बड़ी सलाह ये कि अपनी दिनचर्या को ठीक करें। दिनचर्या को ठीक करें, समय पर सोएं, समय पर उठें, शरीर को अपना कम से कम 1 घंटे, 24 घंटे में से 1 घंटे अपने शरीर को दीजिए व्यायाम करने के लिए, प्राणायाम जो भी इच्छा। देखिए, मैं किसी एक विशेष किस्म का व्यायाम प्राणायाम नहीं बोलूँगा, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको आनंद आता है करने में। आपको दौड़ने में आनंद आता है, आप दौड़िए, आपको चलने में आनंद आता है, आप वो करिए, प्राणायाम करिए, जो भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो चाहे इंडोर या आउटडोर कहीं भी हो सकती है, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, वो करिए, पर करना ज़रूरी है उसके लिए। और दूसरा कि भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, और भोजन में इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसमें जैसे भारत में मुख्य रूप से देखिए वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा प्रेफर की जाती है, तो हरी सब्जियां लें, उसमें फलों का योगदान होना चाहिए। डायबिटीज़ वाले मरीजों को अक्सर एक प्लेटर हम लोग एडवाइस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड शुगर, इसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल, रोटी, अपना आटा, इनका सेवन जहाँ जहाँ कट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसकी जगह पे आप सब्जियों को और सलाद को अगर बढ़ाएंगे या प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो वो निश्चित रूप से आपको बहुत मददगार साबित होगी। फिर स्लीप का मैंने पहले बताया, और स्लीप, नींद की बहुत महत्ता है आज के समय में, और आपकी इंद्रियों को जो है वो शांत करने में मदद करती है, चिंता को कम करने में मदद करती है। 7 से 8 घंटे की जो है वो स्लीप होना आवश्यक है। और भारत इतना बड़ा देश है, देखिए आप 150 करोड़ का देश है, और दिन प्रतिदिन कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, और भविष्य में जो कैंसर जिसको हम लोग मानते थे कि अरे ये अचानक से कैसे हो गया, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एसोसिएशन शुगर से, डायबिटीज़ से निकल के आया है। अच्छा, बिल्कुल। और ये चीज़ मैं बीच में डिस्कस करना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ कि अगर शुगर आपको असामान्य जीवन में किसी भी ऐसे समय में निकलती है जो कि आपके परिवार में शुगर नहीं है, और लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि साहब मेरा ऐसा कुछ चिंता भी नहीं है, हम तो अच्छे से खाते पीते भी हैं, सोते भी हैं, और अगर आपको इतना सब कॉन्फिडेंस होने के बाद भी अगर अचानक से शुगर निकल के आती है तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो ऐसे पेशेंट जिनको कि अचानक से शुगर हुई, जो कि जिनके पास बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं था पहले, उनको अगले आने वाले 5-6 सालों में अचानक से शरीर के किसी हिस्से का कैंसर जो है वो निकल के आ जाता है।
और ये एक बहुत दुखद चीज़ है और ये बिल्कुल वार्निंग साइन है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके के साथ जो हमने लक्षण और ये सब डिस्कस किए हैं, वो व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी रहा है, अच्छे से नींद भी ले रहा है, बढ़िया खा पी रहा है, उसके वजन में कोई कमी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, और अचानक से उसको एक दिन मालूम चलता है कि उसको शुगर हो गया। तो प्लीज़ यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप पोटेंशियल भविष्य के किसी हिस्से के कैंसर से आप पीड़ित हो सकते हैं। उसमें फिर आगे बहुत विस्तृत जांचें होती हैं और शेल्बी हॉस्पिटल में उसकी सुविधाएं भी हैं, तो इस पे अलर्ट होने की बहुत आवश्यक है। तो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी आपको, और इसके बाद भी अगर मधुमेह किसी को हो ही जाता है तो फिर हम आपकी सेवा में बैठे हैं। आप बिल्कुल डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या अपने आसपास के डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल सर, आप लोग हैं इसलिए तो हम हैं। कहते हैं, लोग कहते हैं जल है तो कल है, और मैं कहता हूं कि अगर चिकित्सक है तो पूरा जीवन है। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ जबलपुर के ही नहीं, महाकौशल के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट, एमडी मेडिसिन, डॉक्टर संजय निमा सर, जिन्होंने आज तक न जाने कितने ही लोगों का जीवन रोग मुक्त किया है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई सवाल है, किसी बीमारी को लेकर के संशय है, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे टोल फ्री नंबर पे या हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल करके हमसे अपनी सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम जल्दी मिलेंगे अगले बार अगले पॉडकास्ट के साथ, किसी नए डॉक्टर के साथ, और आपकी एक नई समस्या को सुलझाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू अंकित।